नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार। दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर बैठक हुई और एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन मौजूद रहे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का भी बड़ा बयान सामने आया। एलजी के फैसले से दिल्ली वासियों के लिए संकट है। मनीष सिसोदिया ने कहा 30 जून तक दिल्ली में 1 लाख केस होंगे। एलजी के फैसले पर पुनर्विचार से मना कर दिया है। फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना का सामुदायिक फैलाव नहीं, यानी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। ये मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया। 30 जून तक 15,000 बेड की जरूरत होगी। दिल्ली में 15 जुलाई तक कोरोना के 5 लाख केस होंगे। 15 जुलाई तक दिल्ली में 2.25 लाख केस हो जाएंगे। इन तमाम बातों को मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया। एग्जीक्यूटिव एडिटर डॉक्टर दिग्विजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए। दिग्विजय जी, बेहद अहम ये बैठक थी। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर एलजी की अध्यक्षता में बैठक हुई। क्या कुछ बातचीत इस दौरान हुई है? देखिए, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी कि टोपी ट्रांसफर का काम होगा, और यहाँ पर भी जो खबर आ रही है वो यही हो रहा है कि दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र को निशाना साधा है कि जिस तरह से संख्या बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं केंद्र का असहयोग है। वो एक वजह है। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये एक मुद्दा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो एक असहयोग वाली बात रही है वो मुद्दा रहा है। दूसरी बात यह है कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग से साफ इनकार किया गया है कि फिलहाल कम्युनिटी स्प्रेडिंग की बात नहीं है सामने, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसके और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने की आशंका है। यानी कि इस महीने के अंत तक वो 1 लाख का अंदाजा बता रहे हैं डिप्टी सीएम दिल्ली के। तो कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर है। इस तरफ से, इस बात से किसी को इंकार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक रोटियां सेकने का जो दौर है वो भी चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, जिस बात का जिक्र आज मनीष सिसोदिया की तरफ से कर दिया गया कि 15 जुलाई तक का लाखों की संख्या में केसेस है, सिर्फ दिल्ली के अंदर होंगे, कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि एलजी साहब ने जो फैसला पलटा है वो गलत है। जी बिल्कुल, और जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये एक ऐसा डर है जिससे कि छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। कि और वो हुआ भी वही कि दिल्ली की बैठक में जो एलजी और राज्य सरकार और बाकी दलों की जो बैठक होनी चाहिए थी जिस मुद्दे पे, उससे ध्यान भटका और कल के परसों के अपने फैसले को दिल्ली के डिप्टी सीएम जस्टिफाई कर रहे हैं। एलजी ने उसको पलटा है, उसको वो गलत बता रहे हैं और ये होना था। इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पैंडेमिक से ध्यान भटकाने की कोशिश हर राजनीतिक दल की रही है और कोई भी दल उसका जो है कह सकते हैं कि उससे अलग नहीं है, अछूता नहीं है। दिग्विजय जी, एक चीज और समझने वाली है कि अगर 15 जुलाई तक 5 लाख केसों की बात मनीष सिसोदिया कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस बात को कह रहे हैं कि देखिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, कॉन्ट्रडिक्ट हैं दोनों बयान। बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि अभी 30,000 के करीब संख्या है और ये महीने खत्म होने में अभी 31 दिन बाकी है, 21 दिन बाकी हैं। माफ कीजिएगा, 21 दिन। तो ये इस 21 दिनों में यानी कि 3 हफ्ते में अगर 70,000 की संख्या बढ़ने को कह रहे हैं तो ये एक छोटा, ना तो फिगर छोटा है ना ये बढ़ने का रफ्तार। हर हफ्ते करीबन जो है, इस आधार पर देखें तो हम 22-23 हजार मरीज बढ़ेंगे, तो ये बहुत ही गंभीर बात है। तो कम्युनिटी स्प्रेडिंग कहीं ना कहीं उस दिशा में कदम तो रखा ही जा चुका है। अगर दिल्ली सरकार के आंकड़े ही सही है तो कॉन्ट्रडिक्शन उनकी खुद की बातों में है। तुषार, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सीधे तौर पर यह बैठक हुई और बैठक में दिल्ली के अंदर सामुदायिक फैलाव नहीं है, इस बात को मनीष सिसोदिया ने कहा। लेकिन दूसरी तरफ ही उन्होंने कहा कि 30 जून तक 15,000 बेड की जरूरत होगी, 15 जुलाई तक 5 लाख केस होंगे और उसके बाद अगर कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है तो यह बड़ा ही एक बेतुका बयान मनीष सिसोदिया का साफ तौर पर दिखाई दिया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। तो सीएम योगी ने आज शाम 5 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई है। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा और मुहर लग सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी कैबिनेट की यह बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की खबर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें, कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा और मुहर लग सकती है। फिलहाल शाम 5 बजे यह कैबिनेट बैठक बुलाई गई है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी कैबिनेट की बैठक आज शाम 5 बजे होने जा रही है। तो कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज शाम 5 बजे यह कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सभी कैबिनेट मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहेंगे। कुछ मंत्री आपको बता रहे हैं कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी मौजूद हो सकते हैं। फिलहाल सीएम योगी ने आज शाम 5 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा और मुहर लगाने का काम हो सकता है।
एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अवनीश विद्यार्थी जी। अवनीश, अगर देखें सीधे तौर पर आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट बैठक होगी, वो कौन से प्रस्ताव होंगे जिन पर चर्चा सबसे महत्वपूर्ण और मुहर लगना सबसे महत्वपूर्ण? ये 2-3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो सकते हैं। इसमें आवास विभाग की ओटीएस स्कीम, जिसको कुछ दिनों पहले मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड की एक दूसरी स्कीम है, इसके तहत जो नई भूमियों का अधिग्रहण और वहां पर हाउसिंग प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने को लेकर के भी जो है हरी झंडी कैबिनेट द्वारा दी जा सकती है। दूसरा, शराब के दाम अभी हाल के दिनों में लॉकडाउन के दौर में जब शराब की दुकानें खोली गई तो बढ़ाए गए थे, सरकार उनमें थोड़ी कमी करने पर भी विचार कर सकती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण था, पेट्रोल और डीजल की ऊपर वैट जो बढ़ाया गया था, उसमें भी कुछ कमी के आसार हैं। संभवतः आज ये प्रस्ताव भी वाणिज्य विभाग की ओर से कैबिनेट में रखा जाएगा। तो ऐसे करीब आधा दर्जन ज्यादा प्रस्ताव हैं जिनको आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पास किया जाएगा और चर्चा की जाएगी। जी, साथ ही साथ देखा जाए ऐसे क्योंकि टीम 11 के साथ भी लगातार बैठकें चल रही हैं, कोविड और कोविड मैनेजमेंट से लेकर भी कुछ चर्चाएं संभव है क्या? नहीं, देखिए, चर्चा इसको लेकर तो होती ही रहती है और राज्य मंत्रिमंडल को मुख्यमंत्री हर बार जब कैबिनेट की बैठक खासतौर पर लॉकडाउन के दौर में जब हुई है, तब लगातार उन्होंने ब्रीफ किया है कि किस तरीके से सरकार कदम उठा रही है, क्या आंकड़े हैं, उसकी ब्रीफिंग वो जरूर करते हैं। पर इस तरह के फैसले चूंकि तकनीकी आधार पर अधिकारियों के साथ बैठक में किए जाते हैं, मंत्रिपरिषद में नीतिगत फैसलों को लेकर के सरकार जाती है। विभाग के अलग अलग जो नीतिगत फैसले हैं, चाहे अदालतें खोलने का हो, नियम कानून में परिवर्तन करने का हो, जिस तरीके से अनलॉक 1 में तमाम बाजार, मॉल, इनको खोलने को लेकर के सरकार ने प्रावधान किए। तो इससे पहले कैबिनेट के साथ एक अनौपचारिक बैठक हुई थी, उसके बाद सरकार ने नियम कायदे जो है वो जारी किए थे। तो कुछ और भी ढील, कुछ और भी नए अपडेट, इनका प्रस्ताव कैबिनेट के तमाम सहयोगों के माध्यम से अगर मुख्यमंत्री को सुझाव के रूप में मिलता है तो सरकार उसको भी आगे फैसले के रूप में आगे बढ़ा सकती है। जी, ठीक है, चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर लखनऊ से है। गर्भवती महिला की मौत पर मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया गया है। गौतम बुद्ध नगर में इलाज न मिल पाने के चलते गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। गर्भवती महिला की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जारी किया है नोटिस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव आर के तिवारी से जवाब मांगा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य सचिव से 4 सप्ताह में कार्रवाई कर रिपोर्ट तलब की है। तो ये गौतम बुद्ध नगर का मामला था, जहां पर पूरे दिन इस गर्भवती महिला को इधर से उधर दूसरे हॉस्पिटल्स में भगाया जाता रहा, लेकिन इसको इलाज नहीं दिया गया, जिसके बाद इसकी मौत हो गई। और इसी मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक नोटिस जारी कर दिया है मुख्य सचिव को। मुख्य सचिव आर के तिवारी के नाम ये नोटिस जारी किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से जवाब तलब किया गया। 4 सप्ताह के अंदर कार्रवाई कर जवाब तलब किया गया। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से जवाब तलब किया गया है। असिस्टेंट एडिटर आलोक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है मुख्य सचिव को, क्या कुछ है उसमें? देखिए, गौतम बुद्ध नगर में पिछले दिनों एक घटना हुई थी जिसमें एक गर्भवती महिला थी, उसको कहीं इलाज नहीं मिल रहा था, जबकि वो 8-9 सालों का उसको लेकर उसके परिवारिकजन लगातार चक्कर लगा रहे थे कि उसको कहीं भी इलाज मिल जाए, कहीं भी एडमिट कर दिया जाए। बावजूद इसके लगातार प्रयास के बाद भी उस महिला को कहीं भर्ती नहीं किया गया, न ही उसको किसी अस्पताल में इलाज मिला, जिसके बाद उस महिला की मौत हो गई। साथ ही उसके पेट में जो बच्चा था उसकी भी मौत हो गई, जिसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी को नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह में बाकायदा उनसे इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की है कि क्या कार्रवाई हुई, क्यों उसको इलाज नहीं मिला, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इन सब विषयों पर उनसे जो है 4 सप्ताह में पूरी जो है रिपोर्ट तलब की है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। जी, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लखनऊ से खबर है कि मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं होने पर एलडीए में प्रवेश नहीं मिलेगा। एलडीए सचिव एमपी सिंह ने एलडीए में प्रवेश को लेकर आदेश जारी कर दिया है। स्मार्टफोन रखने में असमर्थ कम आय वर्ग के लोगों को छूट मिलेगी, लेकिन इसके अलावा जिसके पास स्मार्टफोन है उसके फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगा तो एलडीए में एंट्री नहीं होगी। स्मार्टफोन रखने वालों को छूट मिलेगी केवल। फिलहाल मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं होने पर नहीं मिलेगा एलडीए में प्रवेश। एलडीए सचिव एमपी सिंह ने एलडीए में प्रवेश को लेकर यह आदेश जारी कर दिया है। तो स्मार्टफोन रखने में असमर्थ कम आय वर्ग के लोगों को छूट मिलेगी, लेकिन एलडीए के अंदर मोबाइल है, स्मार्टफोन है तो उसमें आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, इंस्टॉल्ड होना चाहिए। उसके बाद ही एलडीए के परिसर के अंदर प्रवेश मिलेगा। सचिव एमपी सिंह की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया है और सचिव स्तर पर यह आदेश देने के बाद
फिलहाल अब एलडीए के गेट पर ही इस बात की चेकिंग शुरू हो गई है कि कोई भी अंदर जाने वाले व्यक्ति जिसके पास स्मार्टफोन है उसके फोन में आरोग्य सेतु ऐप रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। नोएडा में तापमान बढ़ते ही आग का तांडव शुरू हो गया है। एक दुकान में भीषण आग लगी, एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। महिला को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं लग सका है। नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के सुरखा गांव की घटना है, जहां पर यह आग लगी। तापमान बढ़ने के साथ ही साथ अब आग की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। एक दुकान में भीषण आग लगी, जिसके बाद एक महिला यहां पर बुरी तरह से झुलस गई है। उसे निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। संवाददाता ललित पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, क्या जानकारी है, किस वजह से यह आग की घटना सामने आई? बिल्कुल, जो अभी तक यहाँ जानकारी मिली है, सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के सोरका गांव का मामला है, जहां पर एक महिला जो कि गैस पर खाना बना रही थी, वहीं पर गैस लीकेज की वजह से आग लगी है। जो अभी जानकारी जिला पुलिस की तरफ से यहाँ पर शेयर की गई है, और उसमें एक ये परचून की दुकान के पास में यहाँ पर आग लगी थी, जिसकी चपेट में परचून की दुकान भी गई, और उसमें एक महिला और उसका पति भी इस आग की चपेट में आया, जो बुरी तरह से झुलस गए, जिनको पहले पुलिस विभाग की तरफ से तुरंत एम्बुलेंस बुला करके जिला अस्पताल में रेफर किया गया था। वहां से उनकी स्थिति को देखते हुए तुरंत उनको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। और यहाँ पर जो दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची थी, उनके द्वारा काफी मशक्कत करने के बाद में आग पर काबू पा लिया गया है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो एक महिला गंभीर रूप से झुलसी है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। फिलहाल शॉर्ट सर्किट इसकी वजह मानी जा रही है। तो नोएडा की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस दुकान में भीषण आग लगी और इसी आग में एक महिला झुलसी है। फिलहाल एक के बाद एक तमाम जो मामले सामने आ रहे हैं आग के, उसके बाद यहां पर तमाम चौकसी बरती जा रही है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं, खबरों में मेरठ का जिक्र करते हैं, जहां पर अनलॉक 1 में मेरठ को नहीं मिली कोई राहत। कंटेनमेंट और बफर जोन में नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल। कंटेनमेंट और बफर जोन में नहीं खुलने जा रहे रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और ऑफिस। पूरा मेरठ शहर कंटेनमेंट और बफर जोन में। ऐसे में डीएम अनिल ढींगरा और एसएसपी अजय सहानी ने अधिकारियों संग एक बैठक की। मेरठ में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव केस के चलते प्रशासन ने फैसला लिया है। आपको बता दें कि अब नहीं खुलेंगी आबू लेन, बेगमपल, सदर बाजार, हापुड़ अड्डा, शास्त्री नगर, सेंट्रल मार्केट की दुकानें। आपको बता दें, इन इलाकों में आने वाले धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। कंटेनमेंट और बफर जोन से बाहर ही मिलेगी तयशुदा शर्तों के तहत अनुमति। लेकिन अनलॉक 1 में मेरठ में कोई राहत नहीं दिखाई दे रही। तो कंटेनमेंट और बफर जोन में है धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, तमाम दुकानें, वो सब नहीं खुलने जा रहे। बाहर से जो लोग आए हैं उसको देखते हुए गांव में जो विवाद बढ़ रहे हैं उस संबंध में सभी को निर्देशित किया गया है। और जो प्रवासी मजदूर आए हैं उसमें थाना पुलिस के लेवल से गांव में जितने विवाद लोगों के संपत्ति संबंधी हैं, भाइयों में, पट्टीदारी में, गांव में आपस में, उस सब का चिन्हीकरण किया गया है। इसके साथ ही अभी मीटिंग में निर्णय हुआ है कि एसडीएम और सीओ ये लोग सम्मिलित रूप से सभी लेखपाल और कांस्टेबल्स के साथ में बैठा के मीटिंग करेंगे, जिसमें लिस्टिंग किया जाएगा कि पूरे गाँव में कितने विवाद हैं और उस सभी विवादों में कार्रवाई कराई जाएगी। जहाँ पर भी पूर्व में कोई ऐसा मामला आया है कि आपस में मारपीट हुई है और लाइसेंसी शस्त्र है या भविष्य में ये संभावना है, उन सबों के शस्त्र जब्त किए जाएंगे और शस्त्र जो है जमा कराने की कार्रवाई भी बड़े पैमाने पर सुनिश्चित कराई जा रही है। इसके साथ साथ जो आगामी पंचायत चुनाव है उसको लेकर भी माहौल है, उसको ध्यान में रखते हुए जहां जहां ऐसी संभावनाएं हैं संबंधित व्यक्तियों के शस्त्र जमा कराए जा रहे हैं। 107-16 के तहत सबको पाबंद कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बाहर से जो लोग आए हैं उसको देखते हुए गाँव में जो विवाद बढ़ रहे हैं उस संबंध में सभी को देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है 8 तारीख के लिए धार्मिक स्थल है, मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, ऑफिस खोलने के लिए था। उसी के संबंध में सभी अधिकारियों के साथ और सभी धर्मगुरुओं के साथ अलग से बैठक की गई है थाने लेवल तक, और उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी कंटेनमेंट और बफर जोन के बाहर के धार्मिक स्थल हैं, मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या ऑफिस हैं, वो खुलेंगे। बट उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस लिया जाएगा, जो भी गाइडलाइंस में लिखा गया है। जैसे 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक समय पर नहीं रहेंगे, प्रॉपर सैनिटाइज किया जाएगा, और 6-6 फुट का जो है अगर पंक्ति में रहेगा तो इतना डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा। और वहाँ के जो भी मतलब धार्मिक स्थल है, वहाँ की जो भी कमेटी के लोग हैं वो इंश्योर कराएंगे कि प्रॉपर सैनिटाइजर दिया जा रहा है, साफ़ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है 8 तारीख के लिए धार्मिक स्थल है। वाराणसी से खबर है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ है। यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने यह सवाल उठाए हैं। स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे कामों की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं।
वाराणसी कमिश्नर और शासन को पत्र लिखकर जांच की मांग की गई है। नदेसर तालाब पर चल रहे कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर मंत्री ने गड़बड़ी पकड़ ली है। फिलहाल आपको बता दें, निर्माण में बढ़िया ईंट की जगह खराब ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। काम में बालू की जगह महीन कंक्रीट के प्रयोग की गड़बड़ी मिली है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई राज्य मंत्री के द्वारा जांच किए जाने की वीडियो और उसके बाद ही पूरा मामला सामने आया, मीडिया के सामने आया। फिलहाल आपको बता दें कि नदेसर के अंदर एक बड़े स्तर पर घोटाला किया जा रहा है, खराब ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ईटा नंबर का है क्या? ये ईटा टेंडर हुआ नंबर का हुआ है? हाँ, ईटा नंबर का है, हाइडर में का। मैं इसको उठा के भेजूँ बीच में, बिल्कुल सुनो। ईटा नंबर का है। तस्वीर आपने देखी किस तरह से मंत्री ने यहां पर गड़बड़ी को पकड़ा, ईंट की गुणवत्ता को भी चेक किया। सुजीत पटेल संवाददाता हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। सुजीत, स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कामों की गुणवत्ता पर किस तरह सवाल उठे, ये वीडियो में साफ तौर पर नजर आया। फिलहाल इस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है और क्या कुछ ये शिकायत दर्ज कराई गई है? जी, बता दें कि वाराणसी के नदेसर तालाब में जो स्मार्ट सिटी के तहत कार्य चल रहे हैं, जिसका निरीक्षण करने के लिए प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल निकले थे। और सुजीत, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। हमारे साथ यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जायसवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। रविंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? रविंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? लगता है हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सुजीत, तब तक आप अपनी बात को पूरा कीजिए। बता कि नदेसर तालाब में जो स्मार्ट सिटी के तहत कार्य चल रहे थे, जिसका निरीक्षण करने प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल पहुंचे थे। और रविंद्र जायसवाल ने जब वहां पहुंचे तो कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। उन्होंने जो वहां ईंट का काम चल रहा था, ईंट की जगह बहुत साधारण ईंट का प्रयोग किया गया था, जो उन्होंने खुद उठा के और ईंट को देखा और दोनों हाथ में ईंट लेके बजाया, जिसका देखकर टूट गया। उसके बाद इसकी जांच के लिए उन्होंने शासन को पत्र लिखा और कमिश्नर द्वारा इसकी जांच की कराई जा रही है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए इस पूरे मामले को, क्योंकि लगातार यहाँ पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कामकाज चल रहा था, मंत्री साहब वहां पर पहुंचे, पहले से क्या जानकारियां मिल रही थी इस तरह की मंत्री साहब को, जो अचानक जाकर उन्होंने निरीक्षण किया? ये औचक निरीक्षण निकले और पहले से कोई जानकारी होती तो शायद वहाँ ऐसा न मिलता। लेकिन इन्होंने के औचक निरीक्षण पर निकले तो गड़बड़ी मिली और गड़बड़ी मिलने के बाद उन्होंने सीधे कमिश्नर को बुलाया और कमिश्नर को बुला के इस बातों को संज्ञान दिया और कमिश्नर ने इसको शासन को पत्र लिख के इसकी जांच की मांग की है। उस मौके पर जब ये, क्योंकि तस्वीर उस दौरान की हम देख रहे हैं कि वो ईंट को चेक कर रहे हैं, ईंट को उन्होंने खुद अपने हाथों से तोड़ा और जरा सी ही चोट पर ईंट आपके टुकड़े हो गए। ऐसे में वहां ठेकेदार मौजूद था, कोई अधिकारी मौजूद था जिसकी कोई जिम्मेदार व्यक्ति जो जवाब दे सके इस पर? वहाँ ठेकेदार थे, ठेकेदार से बात की है और ठेकेदार बोला ये ईंट आया है, अच्छी ईंट है, लेकिन उन्होंने बोला ये कंक्रीट वाला ईंट है और गड़बड़ी है इतनी अधिक, जिसके कारण उन्होंने तुरंत काम को रुकवा के अधिकारियों को बुला के वहां बुलवाया है और बुलवाने के बाद पूरे मामले की जांच के लिए भेजा है। अब देखना है कि कमिश्नर इसकी जांच में क्या रिपोर्ट देते हैं और कब तक इसका रिपोर्ट आता है। और स्मार्ट सिटी के तहत ये प्रधानमंत्री का जो शहर है और स्मार्ट सिटी के तहत ये कार्य चल रहा था, उसके दौरान ये गड़बड़ी मिली है। सुजीत, क्या बाकी जो कामकाज स्मार्ट सिटी के तौर पर चल रहे हैं, उन सब कामकाज पर भी अब क्या प्रशासन की तरफ से ये एक तरीके से मॉनिटरिंग या फिर निरीक्षण का काम हो सकता है जल्द क्या? क्योंकि एक जिस तरीके से यहाँ का मामला सामने आया है, इस तरह से दूसरी जगहों पर भी ऐसी स्थिति हो सकती है। तो सर, कहीं देखा जाए तो शहर में और भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं, कहीं अचानक निरीक्षण करने निकले तो शायद कहीं ना कहीं और भी कमियां मिलेंगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, और ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री रविंद्र जायसवाल खुद यहाँ पर ईंटों का निरीक्षण करते नजर आए। तस्वीर में अब आप देखिए, दो ईंटों को आपस में टकराने पर किस तरह से टुकड़े ईंट के हो जाते हैं।
तो ये ईंट का इस्तेमाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तौर पर वाराणसी में किया जा रहा था। गुना का फर्क है कि क्यों नंबर बालू की जगह पैसे की बेईमानी हो रही है। कंक्रीट का इस्तेमाल हो रहा था। फिलहाल आपको बता दें, निर्माण में बढ़िया ईंट की जगह खराब ईंट का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि एक बड़ा घोटाला किया जा सके। ठेकेदार की तरफ से कहा गया कि ये इसी तरीके का सामान आया है, इसी तरीके की ईंट आई है जो कि एक अच्छी गुणवत्ता की है, लेकिन उसकी गुणवत्ता जब जांची गई तो फिर तस्वीर हकीकत कुछ और ही निकली। वाराणसी कमिश्नर भी वहां पर मौजूद थे, ठेकेदार वहां पर मौजूद थे। ये ईटा नंबर का है।